Now, we have to see cultural and education rights. These rights especially provided for minorities people. India's constitution is unique constitution which specifically provided safeguards to minorities. Article 29, protection of interest of minorities, बहुत ही स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया गया है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, और उसको एलैबोरेट किया गया है। अब किसको हम अल्पसंख्यक कहेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर जो है वह अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित किया गया है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर अर्थात हर एक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार राज्य देगा। और न्यायिक निर्णय में इसको और एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि कई जनजातीय क्षेत्रों में भी अलग अलग संस्कृति, भाषा और कल्चर है, तो उसको भी सेफ गार्ड किया गया है। तो यह एक्सटेंड जो है हर एक के लिए है, हो गया है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर की संरक्षण की बात है, अल्पसंख्यकों के लिए। उसके बाद आर्टिकल 30 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको और एलिब्रेट किया गया है कि आर्टिकल 31 में कि हर एक अल्पसंख्यक अपने रुचि के अनुरूप शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर राज्य द्वारा पोषित होगा कोई भी संस्थान, तो उसमें किसी अन्य धर्मावलंबी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। एक दूसरा यह है कि उसकी जो टाइम शेड्यूल है या उसका जो एजुकेशनल जो कैलेंडर है वो निर्धारित करेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से आपने संस्थान स्थापित कर दिया, बिना कैलेंडर को फॉलो किया, तो उसकी गाइडलाइन वो सरकार के अनुसार चलेगा। रुचि के अनुसार एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर राज्य पोषित करता है तो आपको सभी के लिए आपको छूट देना पड़ेगा। अगर वो स्वतः होगा, सेल्फ ये होगा, तो वहाँ पे वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है। लेकिन अगर राज्य द्वारा पोषित होगा तो किसी भी अन्य व्यक्ति को, अन्य धर्मावलंबी को धार्मिक परंपरा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन वो अपने रुचि के अनुसार संस्थान स्थापित कर सकता है, उसका परिचालन, संचालन कर सकता है, लेकिन सरकार के गाइडलाइन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 32 कहता है कि राज्य अगर शिक्षण संस्थानों को मदद करता है तो उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी अगर ये फलाना धर्मावलंबी का है तो अगर सहायता पहुंचाता है राज्य, तो उसमें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें वो विभेद नहीं करेगा। चाहे वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो, किसी भी मत का मानने वाला हो, तो अगर राज्य अगर मदद करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो इसकी भी मदद करेगा, तो उसको विभेद इसमें नहीं करेगा। तो यानी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की स्पष्ट व्याख्या आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। आर्टिकल 31 जो है वो निरस्त है अभी, क्योंकि जिसको संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, और उस संपत्ति के अधिकार के कारण जो भूमि सुधार क्रियान्वित नहीं हो पाता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पेश किया था, और उसमें एक 9वीं अनुसूची जोड़ी थी जिसमें कहा गया कि भूमि सुधार से संबंधित मामले को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा,
और इसका न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता है। इसके बावजूद संपत्ति के अधिकार के कारण जो है न्यायालय का दरवाजा खुला होता था और सरकार जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ समाजवादी स्वरूप रखने की स्थिति या वो कर नहीं पाती थी। तो संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था। आर्टिकल 31 लगभग निरस्त था। आर्टिकल 32 द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर has described it as a heart of Indian Constitution। वैसे हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो आर्टिकल 32 को कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आपके मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन होता है तो उसका संरक्षण कैसे होगा, इसके बारे में इसमें वर्णन है। और इसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को 236, ये दोनों जो है मौलिक अधिकार का संरक्षण का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये संरक्षण करता है मौलिक अधिकार का। और इसमें 5 रिट जारी किए गए हैं। हैवियस कॉर्पस, पहला है हैवियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करो, व्यक्ति को प्रस्तुत करो। ये जो संरक्षण है, अगर कोई न्यायिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो यह नियम है उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने में उसको पेश करना होगा। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो यात्रा का जो समय है उसको काट लिया जाता है, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। और अगर मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देता है तो उसको रिहा करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा उसमें प्रोविज़न है कि अगर महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। अगर बिना महिला पुलिस अधिकारी नहीं है, किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तीसरा है कि रात के समय में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो अगर किसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा तो मजिस्ट्रेट के सामने में उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। और बताना पड़ेगा आप किस कारण से करते हैं। अगर कारण जायज़ है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है परमादेश या मैंडमस। मैंडमस का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यह जो है अधीनस्थ न्यायालय, लोक प्राधिकारी, निगम सभी को जारी किया जाता है कि आप आदेशों का, हम आदेश देते हैं, आप इन आदेशों का पालन करें। अगर वो अपने कर्तव्य को निभाने में सक्षम नहीं हो पाता, या आप कह सकते हैं वो कर्तव्य के निभाने में चूक करता है, या न्यायालय ने आदेश दिया है या कहीं से आदेश दिया है और वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तीसरा है प्रोविटेशन यानी प्रतिषेध। इसका मतलब प्रोविटेशन मतलब होता है मना करना। ये जो है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय, ये अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी किया जाता है। यह वैसी परिस्थिति में जारी किया जाता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी सीमा से बाहर जाकर के कोई काम करता है तो उसको रोक लगा करके उसको जो है अपने पास मंगा लेता है। यहाँ प्रोविटेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लिया, एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद जो केस हुआ 4 न्यायालयों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह 4 न्यायालयों में हुआ, और यह मामला बर्खास्तगी जो हुई थी उसके विरोध में था। तो
सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि चारों न्यायालय हो सकता है अलग अलग फैसला दे सकते हैं, तो इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती है। तो जो लंबित मामले हैं, जो कार्यवाही चल रहे हैं, उसको सीधा सर्वोच्च न्यायालय मंगा लेता है। उच्च न्यायालय भी अपने अधीनस्थ न्यायालय से मंगा सकता है। मतलब इसमें ध्यान ये रखना है कि वैसी कार्यवाही जो अधीनस्थ न्यायालय अपनी सीमा को अतिक्रमित करता है, तो उससे ऊंची जो न्यायालय है उसको लंबित मामले को रोककर अपने पास मंगा सकता है। खासकर वैसे मामले जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे, तो और अलग अलग न्यायालयों में चल रहे हैं, अलग अलग न्यायालयों में चल रहे होंगे और अलग अलग न्यायालयों का अलग अलग निर्णय होगा एक ही मामले पे, तो बहुत परिस्थिति बदल सकती है। यानी एक ही केस, एक ही मामला 4 जगह चल रहा है, तो न्यायालय उसको मंगा करके उसको लंबित मामले को या जो चल रहा है उसको रोक कर अपने पास मंगा लेती है और उस पर वह निर्णय देती है। उसके बाद है कि सेटुररी का मीनिंग होता है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। प्रोविटेशन और सेटुररी दोनों जो है अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें है कि लंबित चल रहा मामला हो या चल रहा हो, कार्रवाई चल रहा हो, तब उसको मंगवा लिया रोक करके। और सेटुररी में क्या आता है कि फैसला आ गया तो फैसले पर रोक लगा करके या उसको रद्द कर दिया जाता है। वो कहता है कि तुमने अपने अधिकार सीमा का अतिक्रमण किया है, तो उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, और तब उसको उससे उच्चतम न्यायालय मंगा लेता है। यानी अगर यह मामला हाई कोर्ट में है तो सर्वोच्च न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय में है तो हाई कोर्ट मंगा सकता है। यानी अपने से अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई ऐसा फैसला दे चुका है जो उसकी सीमा से बाहर है, सीमा का अतिक्रमण है, तो उससे उस बड़ा न्यायालय जो है उसको रोक सकता है, रद्द कर सकता है और फिर उसको मंगवा करके उस पर अपना फैसला दे सकता है। चौथा है को वारंटू। यह जो है इसका मतलब है आपका प्राधिकार क्या है। यह वैसे अधिकारी को जारी किया जाता है जो अवैध रूप से किसी पद पर कायम है। अवैध रूप से किसी पद पर कायम है तो वैसे अधिकारी को आता है कि आपका क्या अधिकार है इस पद पर रहने के लिए, तो उसको कहते हैं को वारंटू। आर्टिकल 33 है कि मौलिक अधिकार में उसका आप कह सकते हैं निर्बंधन करने का या निराकृत करने का जो अधिकार है उसकी चर्चा है आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 में लगा है कि अगर जहां सेना विधि लागू है तो वहां पे संसद कुछ विशेष व्यवस्था कर सकती है, तो वहां पे मौलिक अधिकार पर रोक भी लगाई जा सकती है जहां सेना विधि लागू है। आर्टिकल 34 में ये वर्णन है। और आर्टिकल 35 में ये वर्णन है कि संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन कर सकती है। एक चीज यहां ध्यान में रखेंगे कि मौलिक अधिकार सिर्फ आपातकाल में ही निलंबित किए जा सकते हैं, पहली बात। और आर्टिकल 20 और 21 या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक मामला है कि पहला मद्रास राज बनाम चंपक दोरायजान मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। आरक्षण के संदर्भ में है तो भेदभाव के अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, यानी विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि यह अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है।
मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो फैक्चुअल है वो मैंने बता दिया है। इससे जुड़े हुए मेंस के क्वेश्चन कई बनते हैं जिसको आपको गंभीरता से देखना पड़ेगा। एक PIL जनहित याचिका, थोड़ी सी हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। PIL जो है, ये जो है PIL जो इसके थ्रू इस समय दिया जाता है, PIL जो है यह किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर अगर कुछ किसी व्यक्ति या समूह का मौलिक अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है तो वह PIL जारी कर सकता है। जो जनहित याचिका, यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, प्रभावित है। और जो PIL का जो सबसे पहला मामला आया था वह 1979 के आसपास में आया था। वो था YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो पीठ बैठी हुई थी, उसमें यह मामला आया था। वो मामला था भागलपुर जेल में कैदियों के साथ बरते जाने वाले बर्बरता के संदर्भ में पहला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिस पर आप गंगा जल आपने सुना होगा, फिल्म भी बना था। तो भागलपुर के कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जो पहला जो PIL आया था उसी के बाद, तो पहला PIL आया है तो उसको आप आंसर देंगे चंद्रचूड़। लेकिन जब पूछता है परीक्षा में कि PIL के प्रवर्तक कौन है, तब आप PN भगवती देंगे। लेकिन पहला मामला आएगा उसमें आंसर देंगे चंद्रचूड़। तो प्रवर्तक इसके थे PN भगवती। इसको इन्होंने जन सामान्य कर दिया, यानी व्यक्ति पोस्ट कार्ड पर भी अगर PIL जारी करता है तो वो न्यायालय सुन सकती है। PIL के संदर्भ में एक नई अवधारणा आई है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान से भी PIL को ले सकता है। तो और PIL के कारण जो है कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता बहुत वो अतिक्रमण के रूप में निकल गई है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप के रूप में चेंज हो गई है। तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, ये आप जुडिशरी वाले में भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो मेन से एक क्वेश्चन ये बनता है PIL के संदर्भ में, जनहित याचिका के संदर्भ में। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो आरक्षण से जुड़ा हुआ, क्योंकि आरक्षण का मामला काफ़ी गर्म है और जानना भी चाहिए। एक सकारात्मक विभेद है और गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो उस संदर्भ में ये क्वेश्चन बनता है मेंस का, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा हम जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उससे जुड़ा हुआ जो राजद्रोह कानून है उस पर मेंस क्वेश्चन बनता है। फिर आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो उस पर एक क्वेश्चन मेंस का बनता है। उसके बाद जब हम आर्टिकल 25 से 28 या 30 तक ले जाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है। ये चारों हम मेंस का क्वेश्चन जो है हम दूसरी कड़ी में इसको हम करेंगे।